नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है इनका, तमाम चीज़ें हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे हर कोई जाता है, वो जानने की कोशिश करता है, उनकी सफलता की बात करता है, मगर इस सफलता और ये तमाम जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है उस पे आज हम बात करेंगे आरपीएस स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह सर से। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जो विषय है, उमूमन देखा जाता है कि जब लोग सफल होते हैं तो लोग उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, मगर लोग सफल कैसे होते हैं ये कहानी आज हर कोई जानना चाहेगा कि आपके जो सफ़र है इतने सालों का, काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया आपने, जो मुकाम हासिल किया आपने, उसके पीछे का पूरा जो संघर्ष रहा है वो क्या रहा है? रजनीकांत जी, बिना कड़ी मेहनत और समर्पण के, आत्मविश्वास के बिना या फिर डिसिप्लिन के बिना किसी को कुछ अचीव नहीं हुआ है, न मिलने वाला है। अगर कोई सोचता है कि बिना मेहनत किए हुए हम सफलता को प्राप्त कर लें तो ना मेरे लिए संभव था, ना और किसी के लिए संभव होगा। आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी के बारे में पढ़ा होगा, बिल गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, रतन टाटा के बारे में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके संघर्ष में उनकी सफलता छिपी हुई है। और इस फील्ड में मुझे आए हुए लगभग 33 साल हो गए हैं। और जिस समय 1988 का वो साल याद है जिसमें स्कूल की नींव रखी गई थी, उस समय सीबीएसई को लोग जानते भी नहीं थे। शुरुआत में हम लोगों ने बिहार बोर्ड का स्कूल चलाया, फिर बाद में सीबीएसई से एफिलिएशन लिया। और मैं आपको बता दूं कि 2004-05 तक बिहार शरीफ में नहीं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक भी स्कूल एफिलिएटेड नहीं था सीबीएसई से। और मैं ही नहीं बल्कि कई सारे स्कूल समस्तीपुर में बच्चों को फॉर्म भरवाने के लिए ले जाते थे, वहाँ बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ता था। और इस क्रम में बहुत सारे बच्चे जो होते थे उनको परेशानी भी होती थी। बच्चों को एक दिन पहले एग्ज़ाम के लिए लेकर जाना, फिर अगले दिन एग्ज़ाम के लिए से लेकर के आना, फिर डोर टू डोर ड्रॉप करना, इन सभी काम को हम सभी प्रिंसिपल ने किया है। तो अचानक किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई इतना तुम लोग परेशान होते हो, क्यों नहीं सीबीएसई से एफिलिएशन लेते हो। तो ये एक शब्द, उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से, जिसने हमें जगा दिया। और वो 2005 का साल था जिस साल के हमारा एफिलिएशन, सबसे पहले एफिलिएशन आया 8 में था आदर्श हाई स्कूल में। तो उस समय मेरे फादर की डेथ हो गई। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 12 साल का लड़का जिसके फादर की डेथ हो गई है और सिर्फ रेलवे पेंशन पे गुजारा हो रहा हो, उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसमें स्कूल की नींव रखी गई उसमें पीजी कर रहा था। और पीजी में संयोग से हमारी क्लासेस 7 से 9 क्लासेस चलती थी, मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास होती थी और स्कूल का टाइम 10 से 4 था। तो मैं 7 से 9 पीजी क्लास करता था। उसके बाद फिर आने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर स्कूल में तैयारियों में लग जाता था और 30-40 बच्चों को भी मैं हॉस्टल में रखता था ताकि स्कूल का मेंटेनेंस निकल सके, है ना। फिर शाम को बच्चों को पढ़ाना भी, खुद ही पढ़ाना भी, खुद भी पढ़ना भी। और इसी बीच मैंने 2 बार बैंक का रिजल्ट मैंने निकाला, बैंक कॉम्पिटिशन का निकाला। पहला 85 में और सेकेंड टाइम 87 में मैंने निकाला पीजी करते करते। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी ज़्यादा ज़रूरत स्कूल को है, तो फिर मैं इस फील्ड में कम्प्लीटली आ गया। और उसके पश्चात हम लोगों ने मात्र 1 या 2 बच्चे से शुरुआत की थी, आगे के 10 कमरों से शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे करके जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफ़िल करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि आज आरपीएस के खुले हुए करीब 33 साल हो गए हैं। आरपीएस के प्रोडक्ट डिफरेंट फील्ड में हैं। 2 अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। और मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि दूसरी पीढ़ी को भी बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। जिनके पेरेंट्स को मैंने पढ़ाया था उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है वो सफलता स्थायी होती है, चाहे मैं हूँ या धीरू भाई अंबानी हो या जमशेदजी टाटा हो। शुरुआत में किसी को तुरंत सब कुछ नहीं मिल जाता, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपके पेपर के माध्यम से मैं ये युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा होते हैं वो इस साल 2 साल में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। और अगर मिलता भी तो गलत तरीके से जो सफलता अर्जित होती है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से जो सफलता अर्जित करते हैं तो, और आप मेहनत करके करते हैं, स्ट्रगल करके करते हैं, तो वो स्टेबल होता है।
सर, जब आप छात्र रहे और आज के जो छात्र हैं, दो पीढ़ियों को आपने देखा है। हाँ। जब आप छात्र रहे तो उस समय जो गुरु का महत्व था, या जब आज आप गुरु हैं और छात्रों का बिहेवियर देखते हैं, समाज में एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो इसमें क्या कमी आप पाते हैं? देखिए, एक जनरेशन गैप है, जनरेशन बदल चुका है। हम लोग 80s के दौर में स्टूडेंट हुआ करते थे, जहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा होती थी और हर चीज़ का उतना कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, व्यवसायीकरण जिसको आप कह सकते हैं। आज वो हर फील्ड का कमर्शलाइजेशन हो चुका है और हमारे समय में टीचर्स भी बहुत डेडिकेटेड थे, बच्चे बहुत डेडिकेटेड थे। प्लस हमारे टाइम में जैसे इतना संचार माध्यम का मतलब प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, ले देकर घर में एक रेडियो हुआ करता था और आजकल के बच्चों को गूगल के थ्रू हर चीज़ अवेलेबल है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टेक्निकली आजकल के बच्चे हमसे बहुत अपग्रेड है, बहुत आगे हैं, उतनी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वैल्यूज़ की बात आती है, मूल्यों की बात आती है, तो वो हमारा दौर ज़्यादा अच्छा था। आज भी हम लोग छोटे बड़े की बात जो कल्पना करते हैं, हमारे स्कूल में ही सिखाया जाता था कि छोटे को भी प्यार करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, तो वो मैं थोड़ी सी कमी महसूस करता हूँ। लेकिन यूथ आज भी हमारी, जो आप जानते हैं कि हमारा इंडिया सबसे यंग कंट्री में से एक है और 65% आबादी हमारी यूथ की है। जो तो वो दौर कब आएगा सर? सवाल वही है, वो दौर कब आएगा? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इवन मेरा मैक्सिमम टाइम आज के बच्चों के बीच स्पेंड होता है। अपने 24 घंटे में सबसे अधिक टाइम बच्चों के बीच रहता हूँ। तो मैंने महसूस किया है कि अगर बच्चों से, आज की पीढ़ी से अगर दोस्त के रूप में, कड़ाई से नहीं, एकदम प्यार से बात किया जाए, उनको अगर ब्रेन को मैं कह सकता हूँ उनको समझा जाए, उनको एक दोस्त बांधकर उनके प्यार से बिहेव किया जाए, तो बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारे टाइम में था कि छड़ी लोग ज़्यादा यूज करते थे और आज के टीचर्स बहुत लवेबल हो गए, बहुत प्यारे हो गए, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। मगर कि मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि काश मैं इस जनरेशन में पैदा होता तो ऐसे टीचर्स मुझे। मैं आदर्श हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। आप जानते हैं कि आदर्श हाई स्कूल का डिस्ट्रिक्ट में एक नाम था, नेम फेम था, जो आज भी है। लेकिन जहाँ तक मुझसे अगर आप पूछेंगे तो छड़ी या फिर कड़ाई करना या मारपीट करना बच्चों के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ना सिर्फ एक प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टर, बल्कि एक जवान बेटे का बाप भी हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इतने सालों मैंने आज तक उसकी कोई पनिशमेंट नहीं की, कोई पिटाई नहीं की, बल्कि मैं बहुत प्यार से उसको हैंडल करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमारे घर का है, जहाँ पर हम लोग सभी बैठकर बातचीत करते हैं। तो अगर सारे पेरेंट्स इस तरह के हों, बच्चों से बात करें, उनको टाइम दें, उनको सही गलत की बातें बताएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे कोई बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप कहते हैं व्यवसायीकरण हावी हो गया है। हाँ। तो ये सवाल तो फिर आपके ऊपर भी उठता है ना, फिर स्कूल ऑफ कोर्स आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं उसमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। सीबीएसई ने अगर एफिलिएशन दिया भी है तो रिसोर्सलेस स्कूल है। हमारे बच्चों का ट्यूशन फी हमारा फंड है। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल अगर देखा जाए तो न सिर्फ एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट बढ़ाने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में भी हमारा कहीं ना कहीं रोल है, ये आपको मानना होगा। लेकिन एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उसके अतिरिक्त भी राइट टू एजुकेशन के तहत हम लोग 25% वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि रियली बहुत गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस सरकार ने एप्लीकेशन भी उसी के लिए दिया है। प्लस इनोवेटिव भी जो सरकार गवर्नमेंट बिहार देती है, उसमें पहला शर्त होता है कि आप स्टैंडर्ड 1 में हर साल 25% सीट उन बच्चों को दें जो समाज के वंचित तबके के बच्चे हैं। और ऐसा मैं ही नहीं बल्कि सारे स्कूल कर रहे हैं। तो ये तो सही है कि फ़ी हमारी नेसेसिटी है, क्योंकि हमारे पास ना तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई फंडिंग, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फंडिंग है। एज एन एजुकेशनिस्ट यही कहूँगा कि शिक्षा के प्रसार से ही समाज में जितनी बुराइयाँ हैं वो दूर हो सकती है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप बच्चे को जैसे भी हो पढ़ाई में उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो अवश्य फुलफिल करें और सही तरीके से उनको गाइडलाइन दें। प्लस अपने बच्चों के साथ 1 से 2 घंटा का समय अवश्य दें। आप दिन भर काम कीजिए, लेकिन शाम का समय अपने बच्चों के साथ दें। मैं हर साल सेशन की शुरुआत में ही खास करके 8 to 12 के बच्चों की काउंसलिंग करता हूं और उन बच्चों से मेरा पहला होता है कि क्या सही और क्या गलत है, ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ सबसे पहले ये देखिए कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अगर कोई भी बच्चा अच्छा इंसान बन जाता है, एक अच्छा सिविलियन बन जाता है, तो वो सफल हो ही जाना है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। तो
आप सुन रहे थे आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं अरविंद सर। इन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम चीज़ें हैं, सफलता की कहानी, संघर्ष की कहानी, एक लंबा चौड़ा सफ़र इन्होंने तय किया है और संघर्ष के साथ तय किया है। तो ये बिल्कुल समाज को एक नई दिशा देने योग्य बातें हैं, जिसको सबको को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनीकांत जी, थैंक यू वेरी मच।